वेलकम टू नॉवेल्स फॉरएवर। सो फाइनली मैं आज वक्त नावल को स्टार्ट करने जा रही हूँ। आप लोगों ने बहुत ज़्यादा फरमाइशें की थी इसकी, और मैंने, जैसा कि आप लोगों को आइडिया होगा, इंस्टाग्राम अकाउंट बनाया, उस पर अपलोड करना शुरू कर दिए हैं शॉर्ट्स, और वो बहुत ज़्यादा माशाल्लाह से वायरल जा रहे हैं। आप लोगों का बहुत अच्छा रिस्पांस आ रहा है। मतलब बहुत सारे लोग उधर भी हैं जो मुझे कहते हैं कि हम आपके ये पूरे नावल सुन चुके हैं, आपकी वॉइस में सुन चुके हैं, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो मुझे नहीं पहले इतना कोई ऐसा आइडिया था, लेकिन खैर थैंक्स टू जोई मेरी एडिटर है जो वहाँ पर शॉर्ट्स को एडिट करती है और मैं अपलोड करती हूँ। मेरी वॉइस होती है, वो मेरी वॉइस में से क्लिप्स निकालती है, फिर उनको एडिट करती है, फिर वो ये सारा कुछ करके मुझे वो सेंड करती है, दैन मैं अपलोड करती हूँ। सो वो बहुत अच्छी एडिटर है, बहुत अच्छी एडिटिंग करती है। तो मैंने उनकी वीडियो देखी थी, मुझे बहुत अच्छी लगी। उन्होंने मेरी वॉइस पर बनाई हुई थी, 2-3 वीडियोस थी, तो मुझे बहुत पसंद आई। मैंने उनसे कांटेक्ट किया, फिर मैंने उनको बोला कि आप मुझे शॉर्ट्स बना कर दें। दैन फाइनली वो अब मुझे बना कर दे रही है। बहुत अच्छी बच्ची है। और यार मेरा पता नहीं, मुझे समझ नहीं आ रही क्या चल रहा है। मेरा गला ना ज़्यादा रिकॉर्डिंग करूँ तो बैठ जाता है, और ज़्यादा रिकॉर्डिंग ना करूँ तो काम नहीं चलता। रोज़ाना मैं रिकॉर्डिंग भी नहीं कर पाती। मेरा ये होता है कि मैं एक स्पेसिफिक टाइम में रिकॉर्डिंग कर सकती हूँ, उसके बाद फिर मैं नहीं कर पाती। लेकिन अब मुझे कुछ दिनों तक रिकॉर्डिंग तो करनी है, लेकिन मुझे समझ नहीं आती अपने इस गले की मैं क्या करूँ जिससे ये हेल्दी रहे, मतलब ख़राब ना हुआ करे, भारी भारी हो जाता है। तो खैर अभी तो वैसे भी मैं बहुत ज़्यादा थकी हुई हूँ, मुझे सोना है, पर मुझे नींद नहीं आ रही। तो मैंने कहा टाइम वेस्ट करने से अच्छा मैं रिकॉर्डिंग कर लूँ। ऑलरेडी मैंने इतना ज़्यादा गैप ले लिया और आप लोगों को नावल प्रोवाइड नहीं किया। सो इस फर्स्ट वीडियो में मैं आप लोगों को यही कहूँगी कि आप लोग मेरे साथ साथ इस नावल को सुनिएगा। मुझे पढ़ते हुए मज़ा आएगा और आप लोगों को सुनते हुए भी मज़ा आएगा। और जिस तरह से ये थोड़ा शॉर्ट एपिसोड है वो इस वजह से है कि क्योंकि मैं इसको साथ साथ फेसबुक पर भी अपलोड करना है और इसको इधर भी अपलोड करना है। मुझे नहीं पता कि ये सब कैसे पॉसिबल होगा, बट आई एम ट्राइंग माई बेस्ट। मुझे फेसबुक पर करना है तो उसके लिए मुझे शॉर्ट वीडियो चाहिए, तो इसीलिए इधर भी मैं शॉर्ट ही अपलोड करूँगी, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगी। तो फिर वैसे ये मैं देख लूँगी कि एक दिन में 2 वीडियोज़ अपलोड करनी है या 1 वीडियो अपलोड करनी है, तो ये आप लोगों के प्यार पर वो मुनहसर करता है। तो मैं ज़्यादा वीडियो अपलोड कर दिया करूँगी। अगर आप लोग मुझे ज़्यादा मतलब अच्छा रिस्पांस देंगे तो मैं ज़्यादा वीडियोस दिया करूँगी, नहीं तो मैं अपने हिसाब से चलूँगी। तो फिर आइए जल्दी से स्टार्ट करते हैं इस नावल को। और मैं बहुत ज़्यादा क्यूरियस हूँ कि ये नावल कैसा है, क्योंकि मैंने बहुत सुना है कि ये बहुत अच्छा है। बहुत लेंथी है, बट कोई ना, हम तो लेंथी नावल्स पढ़ते हैं। तो आइए जल्दी से स्टार्ट करते हैं इस नावल को। तारकुल की खाली सड़क उस वक्त खून से तर थी। एक 27 या 28 वर्ष का नौजवान उस वक्त सड़क पे पड़ा कराह रहा था। उसके आसपास खून था, सुर्ख स्याल उसके जिस्म से निकलता हुआ सड़क को भिगो रहा था। दर्द हद से सवा था। उस नौजवान के पेट और बाजू पे गोली लगी थी। ये उसके दुश्मनों का काम था, ये बात वो जानता था। उसे दर्द हो रहा था, बहुत दर्द हो रहा था, लेकिन वो बर्दाश्त कर रहा था। न जाने क्यों उसके कराहने में एक मसनूहीपन सा महसूस होता था, जैसे वो ये सब जानबूझ के कर रहा था। उसका फ़ोन उसकी पैंट की जेब में था। वो चाहता तो पुलिस या फिर अपने किसी घर वाले या दोस्त को कॉल करके बुला सकता था। अस्पताल भी करीब ही था। वो अगर चाहता तो बहुत मुश्किल से ही सही, लेकिन किसी तरह वहाँ जा सकता था। लेकिन शायद वो उस दर्द से लुत्फ़अंदोज़ हो रहा था। वक्फे वक्फे से कराहने के बाद वो चुप हो जाता था, बिल्कुल साकित। शायद वो इस खेल से महजूज हो रहा था। तकरीबन 5 मिनट बाद उसे दूर से एक गाड़ी की हेडलाइट्स अपनी आंखों में चुभती महसूस हुई थी। उसने नागवारी से उस गाड़ी को करीब आते देखा था। चंद लम्हों बाद ही वो गाड़ी उसे अपने बिल्कुल करीब आती नज़र आई थी। गाड़ी के शीशे शायद खुले थे, क्योंकि वहाँ से किसी के चीख चीख के बोलने की मधम सी आवाज़ उसे यहाँ तक सुनाई दे रही थी। उसे चिल्लाने वाली शायद एक लड़की थी, जो कि बगैर सड़क पे ध्यान दिए अपने मोबाइल पे किसी से कॉल पे बात करते हुए बुरी तरह चीख रही थी। उसने पीले और हरे रंग के इम्तजाज का जोड़ा पहन रखा था। वो लड़की अब भी चीख रही थी।
जब मैंने आपसे कहा भी था कि वो ड्रेस नताशा पहन चुकी है और अब मैं किसी सूरत उस ड्रेस को हाथ नहीं लगाऊंगी, तो आपने किससे पूछ के ख़रीदा वो ड्रेस? मुकाबिल शायद अपने हक में कुछ बोल रहा था कि गाड़ी की हेडलाइट्स की रोशनी में उसकी नज़र सामने सड़क पे पड़े वजूद पे पड़ी थी। उसने फुल स्पीड से ब्रेक लगाए। गाड़ी के टायर बुरी तरह चिड़चिड़ाए थे। उसे लगा था कोई चरसी या कोई फ़कीर वहाँ सो गया होगा। गुस्से से लाल वो कार से बाहर निकली, लेकिन सामने वाले की हालत देख के बेख्तियार वो अपने दोनों हाथ होंठों पे रख लिए और अपनी चीख का गला घोंट दिया। सड़क पे पड़े नौजवान ने बामुश्किल आंखें खोल के अपने सामने खड़े वजूद को देखना चाहा, लेकिन बसारत धुंधली हो रही थी। वो लड़की अब भी फटी फटी आंखों से उसको देख रही थी। फ़ोन उसके कामते हाथों से छूट चुका था। वहाँ से अब भी किसी के हेलो हेलो की आवाज़ आ रही थी। हाले, क्या तुम सुन रही हो? फ़ोन से आती आवाज़ ने उसकी तवज्जो अपनी जानिब खींची थी। उसने मरे मरे हाथों से फ़ोन उठाया और कॉल डिस्कनेक्ट कर दी। उसने रोशनी में सामने पड़ा वजूद तो देखा था, लेकिन उसके जिस्म से निकले खून से तर रोड को नहीं, वरना वो गाड़ी से बाहर आने की हिम्मत नहीं करती। अब वो तेज़ तेज़ कदम उठाती अपनी गाड़ी की जानिब चल रही थी कि उस ज़ख्मी की आवाज़ ने उसके कदम जंजीर किए थे। मेरी मदद करो, ज़ख्मी की घुटी घुटी आवाज़ उसको सुनाई दी थी, लेकिन वो मुड़ी नहीं। चंद लम्हे, चंद सांसें वो वहीं जमी खड़ी रही। उसने एक कदम आगे बढ़ाया ही था कि एक बार फिर उसकी आवाज़ लड़की की समाज से टकराई थी। रुक जाओ प्लीज़, वो बदिक्कत बोल पा रहा था और वो लड़की मुड़ी थी। अगर हाले सुल्तान को पता होता कि पीछे मुड़ के देखने से उसकी ज़िंदगी इतनी तब्दील हो जाएगी, तो वो एक मिनट यहाँ ना रुकती। वो कदम कदम चलती उसके करीब आ चुकी थी और अब घुटनों के बल उसके करीब बैठ चुकी थी और अपना चेहरा उसके करीब करके उससे उसकी हालत पूछ रही थी। उस ज़ख्मी हालत में भी उसकी आंखों में तहीर उतर आया था कि रात के उस पहर ये लड़की एक ज़ख्मी को देख यहाँ से भाग क्यों नहीं गई, उसकी आवाज़ देने पर रुक क्यों गई। उस लड़की ने आने से पहले यहाँ से एक गाड़ी और एक बाइक गुजरी थी, लेकिन एक ज़ख्मी को देख के वो भाग खड़े हुए कि कहीं उनके गले ही न पड़ जाए। और ये लड़की अपने कंधे के झंझोड़े जानने पे उसे एहसास हुआ कि वो उससे कुछ पूछ रही थी। तुम कौन हो? क्या हुआ तुम्हें? क्या मैं तुम्हारे घर वालों को कॉल करूं? नंबर बताओ मुझे अपना। तुम सुन रहे हो मुझे? वो उसको बोलने का मौका दिए बगैर अपनी कहे जा रही थी। या अल्लाह, मैं क्या करूं इसका? वो बुड़बड़ाई थी। सुनो, तुम कुछ बोलोगे तभी तो मैं तुम्हारी हेल्प करूँगी, बोलो भी। अब वो झुंझलाई थी उसकी खामोशी से। मेरा कोई नहीं है। तभी उस ज़ख्मी वजूद की सरगोशी आवाज़ उसके कानों से टकराई। उसे बेख्तियार खौफ महसूस हुआ था, क्या मैं इससे हमदर्दी करके गलत तो नहीं कर रही? इसे अपने ख्यालों से उस ज़ख्मी की आवाज़ ने निकाला था। क्या आप मुझे अस्पताल ले जाएंगी? मैं अब जीना चाहता हूँ। ये अल्फाज कहते हुए वो खुद हैरान था। थोड़ी देर पहले तक वो यहाँ सिसक के मरने को तैयार था और अब वो ज़िंदा रहना चाहता था। लेकिन क्यों? उस लड़की को देखते ही उसने ज़िंदा रहने का फ़ैसला क्यों कर लिया? एक गाड़ी वाले और एक बाइक वाले को उसने क्यों चुपचाप गुजर जाने दिया? अगर उसे जीना ही था, वो इतना कमज़ोर तो नहीं था कि किसी से मदद के लिए यूँ मिन्नत करता, वो भी एक लड़की से। देखो, मेरे साथ कोई चालाकी की तो जान से मार दूंगी तुम्हें, समझे? हेल्प कर रही हूँ, मोहसिन हूँ तुम्हारी। धोखा दिया तो देख लेना, वैसे करनी तो नहीं चाहिए तुम्हारी मदद, लेकिन क्या करूँ, इतना बड़ा दिल है मेरा। उसकी बात पे वो ख्यालों से बाहर आया था। अब वो उसको उठने का कह रही थी। दर्द को बर्दाश्त करते वो बामुश्किल उठने की कोशिश करने लगा। उस लड़की ने उसको नौजवान को उठने में मदद दी। वो खड़ा हो चुका था, लेकिन इतनी सी कोशिश में मुकाबिल बुरी तरह हाम चुकी थी। अल्लाह, क्या खाते हो तुम? वो हामते हुए बोली थी। अब वो उसका बाजू अपने कंधे पे डाल के उसको गाड़ी तक लेकर जा रही थी। इस सारे वक्त में वो ज़ख्मी चुप रहा था। नौजवान को पैसेंजर सीट पे बैठा के उसने गाड़ी स्टार्ट की थी। नाम क्या है तुम्हारा? लड़की ने सवाल किया था। नौजवान हनूज खामोशी था। मेरा नाम हाले सुल्तान है। अब तुम बताओ, तुम्हारा नाम क्या है? साथ ही बुड़बड़ाई थी। नखरा तो देखो। उम्र है हयात, वो नकाहत से बोला था। अब के हाले को शर्मिंदगी हुई थी। वो ज़ख्मी था और वो उससे कैसे सवाल पूछ रही थी। तुम्हें दर्द तो नहीं हो रहा? हाले ने फिक्रमंदी से पूछा था। नहीं, यह लफ्ज़ी जवाब आया था। हम जल्दी पहुंच जाएंगे। हाले ने उसको तसल्ली दी थी, लेकिन काफ़ी देर बाद भी उसकी तरफ से कोई जवाब न पाकर हाले भी खामोश हो चुकी थी। बाकी रास्ता खामोशी से कटा था। अस्पताल के दरवाजे पे पहुंचते ही वो बगैर कुछ कहे कार से उतर गई थी। 5 मिनट बाद वो उमर हयात को 2 वार्ड बॉयज़ के साथ आती दिखाई दी थी। दर्द अब
बर्दाश्त से बाहर था। उसकी आंखें आहिस्ता आहिस्ता बंद होने लगी थी। आखिरी अल्फाज जो उसने सुना था वो ये थे, मेरा शौहर है ये। डॉक्टर साहब ऐसे कैसे नहीं करेंगे आप इलाज? देखिए बीबी, ये पुलिस केस है, हम पहले पुलिस को इन्फॉर्म करेंगे, इसके बाद ही हम कुछ कर सकते हैं। और अगर तब तक मेरा शौहर मर गया तो क्या करेंगे आप? ये आपका मसला है, हमारा नहीं। अपनी सुर्ख आंखों से वो चंद लम्हे डॉक्टर को देखती रही। जब से वो आई थी तब से यही बहस चल रही थी। उस वक्त रात के 3 बज चुके थे। अब तक न जाने घर में बच्चों उसके लिए कितने झूठ बोल चुकी होंगी। अब उसकी बर्दाश्त की हद ख़त्म हो चुकी थी और सामने खड़ा डॉक्टर अब अपने फ़ोन के बटन दबा रहा था। शायद वो पुलिस को कॉल कर रहा था। अगर पुलिस आ जाती तो क्या होता? पापा को पता चल जाता कि वो मुद्दत हाले की दोस्त के घर पे नहीं है बल्कि सड़कों की खाक छान रही थी। ये भी कबूल था, लेकिन वो इस वक्त रात के 3 बजे एक अनजान ज़ख्मी आदमी को अपनी गाड़ी में बिठा के अस्पताल लेके आई थी, तो उसकी मौत पक्की थी। उसका जहन अब जमा तफरीक कर रहा था। इससे पहले कि डॉक्टर पुलिस को कॉल करता, उसने डॉक्टर का फ़ोन उनके हाथ से अचक लिया था। 1 मिनट डॉक्टर साहब, मैं कॉल कर लेती हूँ। जैसे आपकी मर्ज़ी। ये कि डॉक्टर आगे बढ़ गए, जबकि हाले अब इस सोच में थी कि क्या किया जाए। डॉक्टर से बहस में वैसे भी 10 मिनट बर्बाद हो चुके थे। उस वक्त ऐसा कौन था जो उसकी मदद करता? बच्चों, वो तो खुद इतनी डरपोक है। मुद्दत यार, उसका तो आज मायूं है। फराज, ओह नहीं, उसको तो आते हुए भी 2 घंटे लग जाएंगे। कौन यहाँ जल्दी आ सकता था? और फिर अचानक उसके जहन में कुछ क्लिक हुआ। एक शख्स अब भी था जो उसकी मदद कर सकता था, जो हाले के कहने पे आग में भी कूद सकता था। उसका ख्याल आते ही हाले की आंखें चमक उठी थी और अब उसकी उंगलियां हारून शाहिद का नंबर डायल कर रही थी। तकरीबन 10 मिनट बाद हारून अस्पताल कॉरिडोर में आता दिखाई दिया था। उसकी आंखें सुर्ख थी और बाल बिखरे हुए। वो यकीनन नींद से जागा था। हाले को अपने सामने देख के वो दौड़ता हुआ उस तक आया था। हाले, तुम ठीक हो ना? तुम्हें कहाँ लगी है? तुम यहाँ क्यों खड़ी हो? डॉक्टर कहाँ है? तुम कैसे कार चल? उफ, बस भी करो यार, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। ये आदमी उमर की तरफ इशारा करके कहा, इसका एक्सीडेंट हो गया मेरी कार से। डॉक्टर से बात करो, इसका इलाज शुरू करवा दो प्लीज़। लेकिन ये सब मैं बाद में समझा दूँगी। अच्छा, मैं अभी आया। ये कह के वो डॉक्टर के कैबिन की तरफ बढ़ गया। और फिर हाले सुल्तान ने 5 मिनट बाद 2 मेल नर्सिस को उमर हयात को आईसीयू में ले जाते हुए देखा और आसूदगी से आंखें मूंद ली। लेकिन अभी कहाँ? अब बताओ मुझे, ये क्या चक्कर है? अपनी अकब से आती हारून की आवाज़ पे वो जी भर के बदमज़ा हुई थी। इस वक्त मैं बहुत थक चुकी हूँ यार, बाद में बता दूँगी, वो कुफ़्फ़त से बोली थी। हाले, मुझे पागल बनाना बंद करो। इस लड़के को गोली लगी है, ये पुलिस केस है। अब के उसकी आवाज़ में गुस्सा था। अच्छा तो ये बताओ, तुमने उस खड़ूस डॉक्टर को क्या बताया जो वो इलाज करने को तैयार हो गया? हाले का अंदाज़ टालने वाला था। मैं एमएनए का बेटा हूँ, क्या कुछ और कहने की ज़रूरत थी? यार कितने मज़े हैं ना तुम्हारे। वो अब भी असली मौजू से बचना चाहती थी। हाले, डोंट प्रिटेंड टू बी इनोसेंट, मुझे पूरी बात बताओ। और अब उसने हार मान ली थी। अच्छा सुनो, मैं गुज़र रही थी एक रोड से और फिर हाले ने उसको पूरी रुदात सुना दी थी। और हारून के कांटों तो लहू नहीं बदन में। काफ़ी देर बाद वो बोला तो उसकी आवाज़ में हैरत थी, गुस्सा था, बेबसी थी। हाउ कुड यू डू दिस? हाउ डेयर यू हाले? आई कांट बिलीव इट, आई जस्ट कांट। वो तुम्हारे साथ क्या कुछ नहीं कर सकता था हाले, तुम सोच भी नहीं सकती। उसको गोली लगी है, वो गुंडा हो सकता है, दहशतगर्द हो सकता है, रेपिस्ट हो सकता है। वो 2 मिनट के अंदर तुम्हें मार के तुम्हारी लाश को ठिकाने लगा देता और तुम्हें ज़रा खौफ नहीं आया? तुम्हें मेरा ख्याल नहीं आया हाले? तुम उफ, बस भी करो। उसकी बात काट कर वो बोली थी, मैं जिंदा सलामत खड़ी हूँ ना तुम्हारे आगे, कुछ नहीं हुआ मुझे। वो उसकी बात काट कर बोली थी, बको मत, वो चिल्लाया था। उठो अभी के अभी, तुम घर जाओगी अभी और इसी वक्त। वो उसको बाजू से पकड़ते हुए बोला था। हारून मेरी बात सुनो, मुझे वहाँ रुकना था, वो आदमी बस 5 मिनट। और हारून प्लीज़ मेरी बात सुनो, मैं उसको देखना चाहती हूँ, उसको ज़रूरत होगी, उसके बिल्स पे कर। बस हाले, बस इस वक्त मेरे ज़ब्त का मज़ीद इम्तिहान ना लो। तुम घर जाओगी, वो लड़का मरता है तो मरे, जहन्नुम में जाता है तो जाए, लेकिन तुम हाले, तुम घर जाओगी और अब मैं तुम्हारी ज़बान से एक लफ्ज़ ना सुनूँ। उनकी बात अभी आधे में थी जब उन्होंने डॉक्टर को आईसीयू से बाहर आते देखा। वो दोनों अचंभे से उनको अपने करीब आते देखते रहे। देखिए, पेशेंट का खून काफ़ी बह गया है, आप लोग फौरी तौर पे ब्लड का इंतज़ाम करें। ब्लड ग्रुप क्या है? उसका हारून ने बेतासुर लहजे में पूछा था। ओ नेगेटिव, आपको जल्दी करना होगी, ये अर्जेंट है, उनको ब्लड की सख्त ज़रूरत है। अब के हारून भी परेशान हो गया था। कुछ भी हो, वो एक इंसान था, इतना बेहिस नहीं था कि किसी को मरता देखे।
आप अरेंज कर दें, हम पे कर देंगे। हारून ने हल निकाला था। ये रेयर ब्लड है, इस वक्त हम नहीं अरेंज कर सकते, आपको खुद कुछ करना होगा। आप दोनों में से कोई भी दे सकता है जिसका ब्लड ग्रुप मैच हो जाए। आप किसी ब्लड बैंक से चेक कर लें। हारून ने हिम्मत नहीं आ रही थी। ये सब आपका काम है। इस वक्त अस्पताल के ब्लड बैंक में सिर्फ एक ही बोतल है इस ग्रुप की, वो हम आपको तब दे सकते हैं जब आप बदले में एक बोतल अरेंज करवा दें। और आपके पेशेंट की हालत काफ़ी नाजुक है, आपके पास 15 मिनट है, हमें बता दें जल्दी। इस पूरे वक्त में हाले बिल्कुल पुरसुकून सी खड़ी थी। डॉक्टर हमें बस 2 मिनट दे दें, हाले मुतमईन सी बोली थी। डॉक्टर वापस मुड़ गए थे। हारून गौर से हाले को देख रहा था और अगले ही लम्हे वो नफ़ी में सर हिलाने लगा। नहीं हाले, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा, अपने जहन से ये सोच निकाल दो। हारून, मेरा और उसका ब्लड ग्रुप सेम है। वो अब पुरजोश सी थी। बिल्कुल भी नहीं, मैं खुद जाके उसका गला दबा दूंगा अगर तुमने ऐसा कुछ सोचा भी। तुम नहीं दोगी खून, समझी तुम? मैं ये नहीं करने दूंगा। यार ये एक एडवेंचर होगा, समझो तो सही। मैंने आज तक ब्लड डोनेट नहीं किया, मुझे फील करने दो। मैं देखना चाहती हूँ कैसा महसूस होता है किसी को अपना खून देकर। हरगिज़ नहीं, ये नहीं होगा। मैं पता करता हूँ किसी ब्लड बैंक से, मैं अरेंज कर लूँगा। वो अब चिढ़कर बोला था। हाले ने चंद लम्हे उसकी आंखों में देखा था। हारून बेबसी से उसको देखता रहा और फिर हारे हुए अंदाज में गर्दन झुका दी। वो अपनी बात मनमाना जानती थी। आई हेट यू फॉर दिस, वो दबा दबा चिल्लाया था। हाले ने गोया सुना ही नहीं। हाले ने डॉक्टर से बात कर ली थी। कुछ ज़रूरी टेस्ट्स के बाद अब वो एक बेड पे लेटी थी। एक 30-35 साला मसी नर्स उसकी कलाई पे कनोला फिक्स कर रही थी। वो जितनी मुतमईन थी, हारून उतना ही बेचैन। आराम से लगाओ, तुमने तो बाजू सुर्ख कर दिया उसका, वो नर्स को झिड़क रहा था। सर आप लगा लें आकर, अगर अपनी बहन की इतनी फ़िक्र हो रही है। वो नर्स शदीद खौफज़दा नज़र आती थी। हाले ने अपनी मुस्कुराहट दबा दी थी। तुम मुझे सिखाओगी? बहन नहीं है ये मेरी, समझी? तुम काम करो अपना, यहाँ लोगों के रिश्ते ना बनाने लग जाओ। शौहर तो इनके अंदर है, भाई ही होंगे ना आप। मुझे सिखा रहा है जैसे 10 साल से यहाँ झक मारती रही हूँ। वो अब भी जली कटी लगती थी। मैं तुम्हारी शिकायत कर दूंगा अस्पताल के इंतज़ामिया से। 2 मिनट के अंदर यहाँ से गायब हो जाओ, वरना इस जॉब से हाथ धो लोगी तुम। वो बुड़बुड़ाती हुई वहाँ से निकल गई थी। जैसे जैसे खून की बोतल भरती जा रही, हारून का दिल बैठा जा रहा था। यार ये बहुत ज़्यादा भर गई है, अब क्या सारा खून निकालेंगे नर्स? चलो अब इसको हटाओ भी, तुम लोग तो कसाई ही बन गए हो। हारून प्लीज़, तुम चुप करके नहीं बैठ सकते। हाले को कोफत हुई थी लेकिन जवाब न दारुद। ये भी एक अंदाज़ था कि वो नाराज़ है। उससे करीब 1 घंटा बाद हारून तने हुए तासुरात के साथ हाले के साथ चलता हुआ अपनी कार तक आया था। हाले को कार में बिठाने के बाद वो ड्राइविंग सीट पे आके बैठा था और हाले भी खामोशी से बैठ चुकी थी। उसका दिल चाह रहा था हाथ बढ़ाकर म्यूज़िक ही ऑन कर दे, लेकिन खुद पे जबर किए बैठी रही। म्यूज़िक के बगैर उसका 1 मिनट भी नहीं गुजरता था। कुजा के इतना लंबा सफ़र, काफ़ी देर खामोशी छाई रही। इसके बाद हारून ने बोलना शुरू किया था। मैंने शाम तुम्हें कॉल की थी, तुमने कहा तुम मदद के घर रुकोगी रात, और रात के 3 बजे तुम मुझे कहती हो कि तुम्हारा एक्सीडेंट हो गया। मैं मरने वाला हो गया था ये सुन के कि हाले यहाँ आके मुझे क्या देखने को मिल रहा है कि हाले बीबी एक अनजान आदमी को अपना शौहर कह के उसका इलाज करा रही हो और फिर उसको ब्लड भी डोनेट करना है। बीबी तुम्हें कुछ अंदाज़ा है अगर वो लड़का कुछ कर देता या फिर पुलिस आ जाती? चलो वो भी छोड़ो, अस्पताल में कोई अकेली लड़की समझ के कुछ कर देता? हाले हर कोई भरोसे के काबिल नहीं होता है, तुम्हें पता है। पूरा रास्ता तुम्हारी सलामती की दुआ करता आया हूँ मैं, और तुम। अच्छा बस करो और मेरी सुनो। हाले जैसे बोर हो चुकी थी इस तकरीर से। मैंने जब उसको सड़क पे देखा पहले मैं वाकई डर गई थी। तुम सबका ख्याल भी आया था, ये भी सोचा था कि वो मेरे साथ बुरा कर सकता है, लेकिन सिर्फ 2 मिनट के लिए मैंने खुद को उसकी जगह पे रखा और बस मैंने उसकी मदद करने का फ़ैसला कर लिया। और ब्लड डोनेट करना सवाब है। और अब अगर तुमने एक लफ्ज़ भी और कहा तो मैं कार से उतर जाऊंगी और आइंदा कभी तुम्हें मदद के लिए नहीं। अच्छा अब बस। वो उसकी बात काटते हुए बोला था। ज़्यादा झांसी की रानी बनने की ज़रूरत नहीं, बड़ी आए। तुम्हें पता है आई एम स्टिल शॉक्ड यार, तुम उसका खून देख के भी नहीं डरी? अब तुम चुप करोगे या मैं यहाँ से कूद जाऊँ? अच्छा रिलैक्स, ये बताओ अब उसका करना क्या है? क्या मतलब क्या करना? उसका इलाज होगा और वो चला जाएगा जहाँ से आया था। तुमने उसके बिल्स तो क्लियर कर दिए ना। अब इतना भी कंगला नहीं हूँ। उसकी बात पे वो हल्का सा हंसी थी। उसे हंसते देख हारून भी मुस्कुरा दिया था। कहाँ छोड़ूं? अपने घर या मदद के घर छोड़ दो। इस वक्त जाओगी बुरा नहीं लगेगा?
आज सारी रात जागने का इरादा था, वहाँ तो कोई मसला नहीं होगा, अभी तक सब शुगर लगा रहे हैं। मैंने मैसेज करके पूछ लिया है। तुम वीक तो नहीं फील कर रही? नहीं, मैं ठीक हूँ। एनर्जी ड्रिंक काम दिखा रही है। वैसे तुमने उसको अपना शौहर क्यों कहा? अभी तक दिल जल रहा है मेरा। वो अपने चेहरे के जाविये बिगाड़ के बोला था। वो हैंडसम ही इतना था, हाले मुस्कुराहट दबा के बोली थी। बदले में हारून ने उसको घूरी से नवाजा था। बको मत यार, मैं क्या बोलती, मुझे पता था वो उसको ऐसे एडमिट ना करते। कभी बेचारा बहुत ज़ख्मी था, रहम आ गया मुझे। इतने में वो मुद्दत के घर पहुंच चुके थे। कल आना मेहंदी पे, ओके? तुमने आज बहुत गलत किया है, मैं इस बारे में तुमसे बात करूँगा कल। माफ़ नहीं किया मैंने। अंदर जाओ, अब सुबह लेने आऊँगा मैं, बाय। अच्छा, सुबह वक्त पे आ जाना, अस्पताल चलेंगे, मैं उसको देखना चाहती हूँ। मैं टांगे तोड़ दूँगा। वो घर आया था। अच्छा, देख लूँगी तुम्हें। सुबह 10 बजे आ जाना। और फिर बगैर उसकी कोई बात सुने हाले गेट के अंदर चली गई थी। वो भी ठंडी सांस भरता गाड़ी में जा बैठा था। अब ये तो तय था कि सुबह 10 बजे हारून शायद आएगा और हाले को अस्पताल ले जाएगा। फजर की अजान बुलंद हो चुकी थी। अजान की आवाज़ सुनकर वो कलमा पढ़ती उठ बैठी थी। पैरों में स्लीपर अर्ज कर वो वज़ू करने वाशरूम में बंद हो चुकी थी। थोड़ी देर बाद जब वो बाहर निकली तो उसके चेहरे से पानी के शफाफ कतरे टपक रहे थे। उसने जाए नमाज बिछाई और सुन्नत की नीयत बांध ली। थोड़ी देर बाद जब उसने दुआ के लिए हाथ उठाया तो उसके चेहरे पर एक अलग ही मुस्कुराहट थी। या अल्लाह, वो शख्स जो मेरे दिल का चैन है, उसे जल्द मेरे सामने ले आ मेरे मालिक। उस शख्स के अलावा ये दुनिया बेरंग है। आपको पता है, जी चाहता है वो सामने बैठे और मैं उसको देखती जाऊं। या अल्लाह, वो क्यों है इतना प्यारा? उसके अल्फाज बेरब्त थे, लेकिन अगर कोई उसकी मुस्कुराहट देख लेता तो समझ आता कि ये शख्स मेहर माँ के लिए सारी दुनिया है। वो जाए नमाज तय करके उठी, बैठ के साइड टेबल से मोबाइल उठाया और हाले को कॉल मिलाने लगी। तीसरी बेल पे कॉल रिसीव हो चुकी थी। अस्सलाम वालेकुम हाले, कैसी हो? उसने मोहब्बत से पूछा। मेहर प्लीज़ इस वक्त सोने दे। क्या सुबह सुबह आपको कोई काम नहीं? वो जो 1 घंटा पहले सोई थी। मेहर की कॉल से बुरी तरह बेजार हुई थी, जबकि मेहर के चेहरे पे हनूज नरम सी मुस्कुराहट थी। नमाज़ पढ़ लो मेरी बहन। अच्छा ना, पढ़ लूँगी, अभी मैं कॉल काट रही हूँ। और उसने कॉल काट भी दी थी। मेहर ने मुस्कुरा के सर को नफ़े में हिलाया और ज़ेरे लब कहा, ये नहीं सुधरेगी। और फिर नाश्ता बनाने चल दी। दूसरी तरफ हाले की नींद ख़राब हो चुकी थी। वो तब तक अजान को नज़रअंदाज करती थी जब तक अम्मा या मेहर में से कोई नमाज़ पढ़ने का कह ना दे। जैसे ही किसी ने कह दिया, लो जी, हाले का सुकून गारत हो गया। अब जब तक वो पढ़ ना लेती उसको सुकून ना आता। इसलिए मंदी मंदी आंखों से उठी और बाथरूम की तरफ चल दी। बाहर से आता म्यूज़िक का शोर भी ज़रा देर को थमा था। वज़ू करके उसने नमाज़ पढ़ी। उसकी नमाज़ बहुत लंबी होती थी। वो नहीं पढ़ती थी, लेकिन जब पढ़ने खड़ी होती तो बड़े ही खुशू खुजू के साथ पढ़ती थी। दुआ मांग के जब वो उठी तो उसे बेख्तियार रात वाला वाक़या याद आया। चर्जरी लेके उसने सर को झटका और फ्रेश होने चल दी, क्योंकि नींद तो अब आनी नहीं थी। मामा नाश्ता तैयार है, मेहरमा ने किचन में आती हसीना बेगम को इतला दी थी। हाले का फ़ोन आया था क्या? उन्होंने पूछा। जी मामा, उससे बात हो गई है। अच्छा, कब तक आ रही है वो? शाम तक आ जाएगी। क्यों शाम तक? क्यों अभी क्यों नहीं आ रही? रात तो रुक ली ना वहाँ, अब और क्या चाहिए? मामा चलिए नाश्ता करते फिर बात करेंगे, वो उनको बहलाते हुए बोली थी। और फिर वाकई उनका ध्यान इस बात से हट गया था। यूसुफ सुल्तान अपने इलाके के ज़मींदार थे। उनकी शादी उनकी कज़न रिफ़त आरा से हुई थी, जिससे उनकी 3 औलादें थीं। सबसे बड़े मेराज सुल्तान, दूसरे शम्स सुल्तान और सबसे छोटी बेटी नगीन सुल्तान थी, जिसकी पैदाइश के वक्त उनकी बीवी की वफ़ात हो गई। उनकी वफ़ात के बाद उन्होंने दूसरी शादी नहीं की, जबकि उनके बच्चे भी काफ़ी छोटे थे। उनकी सारी औलादों में 2-2 साल की उम्र का फ़र्क था। यूसुफ सुल्तान ने उनकी परवरिश बहुत मुश्किल मगर बहुत अच्छे तरीके से की थी। उनकी पढ़ाई और तरबियत से लेकर उनकी शादियों तक उन्होंने कभी भी अपनी मर्ज़ी मुसल्लत नहीं की थी, सिवाय नगीन की शादी के मामले में। मेराज सुल्तान ने अपनी पसंद की शादी की हसीना वजदान से पसंद की थी। शम्स सुल्तान की पसंद फरवा बेग थी, जो कि नगीन की बेस्ट फ्रेंड थी। लेकिन शादी से पहले तक जैसे उनकी शादी शम्स से हुई, नगीन ने उनको भाभी तो क्या दोस्त मानने से भी इनकार कर दिया था। यूसुफ सुल्तान ने अपने दोनों बेटों की शादी उन्होंने साथ ही की थी। हसीना बहुत अच्छी बहू और बीवी साबित हुई थी। वो बहुत साबिर और शाकिर थी। अल्लाह ने उनको शादी के 10 साल बाद औलाद जैसी नेमत से नवाजा। तो जहाँ सुल्तान मंजिल में खुशी की एक लहर दौड़ गई थी, वहीं फरवा बेगम तैश में आ चुकी थी। हालांकि अल्लाह ने उनको शादी के पहले ही साल सफ़ीर सुल्तान से नवाजा था। हसीना जितनी नरम मिजाज थी, फरवा उतनी ही अखड़, बदतमीज़ और काया थी।
मिराज सुल्तान की बड़ी बेटी हाले सुल्तान जिसकी उम्र 21 साल थी, इंग्लिश में मास्टर्स कर रही थी, और बेटा हसन सुल्तान जिसकी उम्र 16 साल थी, जो कि मैट्रिक कर रहा था। शम्स का बेटा सफ़ीर सुल्तान जिसकी उम्र 30 साल थी, बीबीए करके दादा के कारोबार को आगे बढ़ा रहा था। यूसुफ सुल्तान की जान बसती थी अपने पोते सफ़ीर और पोती हाले सुल्तान में। वो कहते थे कि सफ़ीर उनकी आंखों की ठंडक है तो हाले उनके दिल का चैन है। वो जब जब सफ़ीर और हाले को देखते उनका सिरों खून बढ़ जाता। हसन जब भी ये मोहब्बत के मुजाहिरे देखता मुंह बना के कहता, हाँ एक मैं ही सौतेला हूँ इस घर में, और यूसुफ साहब मुस्कुरा देते थे। यूसुफ साहब की सबसे छोटी और महबूब औलाद नगीन सुल्तान ने मोहब्बत की शादी की थी। यूसुफ सुल्तान ने बहुत मुखालफत की, गुस्सा मिन्नत समाजत किया था जो उन्होंने नहीं करके देखा था, लेकिन वो डटी रही और आखिरकार यूसुफ सुल्तान उनकी ज़िद के आगे हार गया और उनकी शादी वहाज खान से हो गई। नगीन सुल्तान ने वहाज के साथ सिर्फ चंद महीने ही सुकून के गुजारे थे और फिर लड़ाई झगड़ा, यहाँ तक कि वो नाजो पली लड़की को जानवरों की तरह मारने से भी गुरेज नहीं करते थे। और फिर आखिरकार 1.5 साल बाद नगीन सुल्तान तलाक का कागज़ लिए बेटी महरमा वहाज के साथ एक बार फिर सुल्तान मंजिल आ गई थी। दरअसल वहाज शराब और जुआ के आदी थे। नगीन सुल्तान की सूरत उनको एक ब्लैंक चेक मिल गया था। शादी के कुछ माह तक नगीन उनको रुपए देती रही थी, लेकिन जो ही उनकी जमा पूंजी ख़त्म हुई लड़ाई झगड़े शुरू हो गए थे। जिस मोहब्बत के लिए वो अपने भाई बाप और घर छोड़ के आई थी वो तो शायद कहीं दूर जाकर सो गई थी। कभी कभी वो सोचती थी क्या मोहब्बत इतनी जल्दी ख़त्म हो जाया करती है? क्या वहाज के लिए वो बस पैसे देने वाली मशीन थी? क्या उन्होंने बाबा को नाराज़ करके गलत किया? क्या ये सब एक सज़ा है, और अगर सज़ा है तो कब ख़त्म होगी? क्या पसंद की शादी इतना बड़ा जुर्म है? अब उनके पास सोचने को अनगिनत मसाइल थे। सारा दिन वो या तो पछताती रहती या फिर सोचती रहती, और अगर इस दौरान एक बार भी वहाज घर आ जाते तो उनके मामूल में मार खाना भी शामिल हो जाता। अब कोई अगर उनसे पूछता पछतावा किसको कहते हैं तो वो एक लम्हा की ताख़ीर किए बगैर कहती, वहाज से शादी करना। एक दिन जब पैसे ना देने पे वहाज ने उनको हंटर से मारा था, तब उनके बर्दाश्त की हद ख़त्म हो चुकी थी। उन्होंने अपने चंद कपड़े बैग में ठूंसे और घर छोड़ने के इरादे से बाहर निकली थी। तभी अचानक उन्हें एक ज़ोरदार चक्कर आया था, और इससे पहले कि वो गिरती किसी के मजबूत बाजुओं ने उनको संभाल लिया था। जब उनको होश आया तो खुद को अस्पताल के बेड पे पाया। पास ही यूसुफ सुल्तान बैठे फ़िक्रमंदी से अपनी औलाद को देख रहे थे। उस औलाद से उन्होंने सबसे ज़्यादा मोहब्बत की थी। उसको देख देख के वो जीते थे। ख़ानदान में कोई ऐसा घर नहीं था जहाँ से नगीन सुल्तान का रिश्ता ना आया। उनकी खूबसूरती के ख़ानदान में चर्चे थे, लेकिन उन्होंने क्या किया अपने साथ, अपने बाबा के साथ? वो उनके चेहरे के ज़ख्मों को अपनी उंगलियों के पूरों से छू रहे थे। उनका होंठ सूजा हुआ था और माथे पे नील थे। जहाँ जहाँ से बाजू नज़र आ रहे थे वहाँ का हाल भी कुछ मुख्तलिफ ना था। दोनों बाप बेटी खामोशी से एक दूसरे को देख रहे थे। आखिरकार यूसुफ सुल्तान की नम आवाज़ ने इस खामोशी को तोड़ा था। कब से बर्दाश्त कर रही हो ये सब? उन्होंने जब से पूछा था। 4 माह से, नगीन ने सपाट से लहजे में जवाब दिया था। क्यों? दोबारा सवाल हुआ था। पैसे मांगता है, कहता है बाप से लेके आओ। वो अब भी जज्बात से आ रही लहजे में बोली थी। तो तुम क्यों नहीं आई मेरे पास? मैं नगीन सुल्तान हूँ बाबा। मेरी अना इतनी ऊंची ज़रूर है कि मैं भूखी मरना पसंद करूँगी। मैं दिन रात की मार बर्दाश्त कर लूँगी, लेकिन मांग के नहीं खाऊँगी। वो बेबसी से बस उसको देख के रह गए थे। मुझसे बात कर लेती, मुझे बता देती। क्या मुझ पे भरोसा नहीं था? बाबा आप जानते हैं मैं अपनी गलती मान लेती हूँ बचपन से, और ख़ुद को उसकी सज़ा भी खुद ही देती हूँ। अभी मेरी सज़ा का वक्त है। जब ये सज़ा ख़त्म होगी तब पूरी दुनिया देखेगी। मैं उंगली से अपने सीने पे दस्तक दी। नगीन सुल्तान उसका करती क्या हूँ? फ़िलहाल मुझे सज़ा काटने दे बाबा। और उस मासूम वजूद का क्या कसूर है? उसके लिए कौन सी सज़ा मुंतखब की है तुमने? उसी वक्त हसीना अस्पताल के रूम में दाखिल हुई थी। नगीन ने नासमझी से बाप को देखा और यूसुफ सुल्तान के सब्र की हद ख़त्म हो चुकी थी। वो लंबे लंबे डग भरते वहाँ से निकल गए थे। भाभी, ये बाबा क्या कह रहे थे? हसीना बेगम ने अफसोस से अपनी नंद की ये हालत देखी थी। क्या थी वो और क्या हो गई थी? तुम माँ बनने वाली हो। हसीना ने उनके सर पे बम फोड़ा था। वो हैरत और खुशी के मिले जुले तासुरात से अपनी भाभी को देखने लगी थी। भाभी, ये क्या, ये सच है जो आपने अभी कहा? क्या ये? या अल्लाह, मैं कैसे बेखबर रही। भाभी, मेरा बच्चा ठीक तो है ना? मतलब आज कुछ हुआ इसके बाद? वो खुद को पड़ने वाली मार को जो कुछ का नाम दे रही थी। भाभी कुछ बोली ना। वो उनके मुंह से कुछ सुनने को बेताब थी। हाँ ये सच है, लेकिन तुम इतनी खुश क्यों हो रही हो?
उसने जो कुछ तुम्हारे साथ किया, इसके बावजूद तुम उसका बच्चा पैदा करोगी। आज अगर बाबा तुम्हें यहाँ ना लेकर आते तो ये बच्चा होता ही नहीं। और तुमने। भाभी बस चुप हो जाइए, बहुत सुन लिया मैंने। वो बोली नहीं थी, घबराई थी। आपकी हिम्मत कैसे हुई ये सब कहने की? आप मेरे बच्चे को मारना चाहती हैं? आप ऐसा सोच भी कैसे सकते हैं? ये खून है मेरा, और अगर किसी ने भी इसको नुकसान पहुंचाने की कोशिश भी की तो मैं भूल जाऊंगी मेरा इससे रिश्ता क्या है। और यहाँ उनकी आवाज़ कांपी थी, गुस्से से, बेबसी से। हसीना बेगम को खुद भी एहसास हो गया था कि वो क्या कह बैठी हैं। आई एम सॉरी, मुझे ये नहीं कहना चाहिए था, हसीना बेगम ने शर्मिंदगी से कहा था और कमरे से बाहर चली गई थी। इसके बाद बाबा की लाख मना करने, भाइयों के लाख दिलासों के बावजूद वो एक पल को वहाँ नहीं रुकी थी। घर आके उन्होंने वहाज को सब बता दिया। वो बहुत खुश हो गए थे। उन्होंने नगीन को मारना छोड़ दिया था, उसका ख्याल रखने लगे थे। वो उनसे इतनी मोहब्बत करते कि वो खुद हैरान थी। क्या ये चंद माह पहले वाला वहाज है जिन सुकून से गुजर रहे थे? वहाज ने उनसे लड़ना तक छोड़ दिया था। वो बस इस दुनिया में नए आने वाले वजूद के लिए दीवाने हुए जा रहे थे। ज़िंदगी एकदम पुरसुकून हो गई थी। यूसुफ सुल्तान उस दिन अपने दोनों बेटों और दामाद के साथ शहर से बाहर किसी मजहबी इज्तिमा में शिरकत करने गए थे। जब नगीन के यहाँ बच्चे की पैदाइश का वक्त करीब आ गया था, हालांकि अभी कुछ दिन बाकी थे, हसीना ने वहाज को कॉल करके सब बता दिया था। उनके हाथ पैर फूलने लगे थे। वो जल्द से जल्द अपनी बीवी के पास इस मुश्किल वक्त में पहुँचना चाहते थे, लेकिन उस वक्त नगीन को अस्पताल ले जाना ज़्यादा ज़रूरी था। उन्होंने हसीना बेगम से कह दिया कि वो नगीन को अस्पताल ले जाए, वो जल्दी पहुँच जाएंगे। यूसुफ सुल्तान और उनके दोनों बेटे भी अहद परेशान हो चुके थे, क्योंकि उस वक्त घर में सिर्फ नगीन और हसीना थी। वो सब उसी वक्त घर के लिए रवाना हो चुके थे। हसीना बेगम ने बहुत मुश्किल से नगीन को संभाला था। फरवा भी घर पे नहीं थी। उनके भाई की बीवी का एक्सीडेंट हो गया था, वो भी अस्पताल में थी। उन्होंने अपनी भाभी को भी उसी अस्पताल आने का कहा। हसीना को भी ये मशवरा दुरुस्त लगा था। उन्होंने फौरी तौर पे एम्बुलेंस को कॉल की थी और उनको लेके अस्पताल आ गई थी। आधे घंटे बाद ही यूसुफ सुल्तान को 2 खबरें मिली थी। नगीन के यहाँ बेटी हुई थी और फरवा बेगम की भाभी इस दुनिया से जा चुकी थी। फरवा पे तो गोया आसमान टूट पड़ा था। 2 माह पहले उनके भाई एक धमाके में शहीद हो चुके थे और अब भाभी, माँ बाप तो उनकी शादी के कुछ ही अरसा बाद वफात पा गए थे। भाई 2 माह कबल जिगर के आर्जे की वजह से फौत हो गए थे। उनके भाई अपनी बहन पे जान देते थे। उनकी भाभी भी बहुत अच्छी साबित हुई थी। फरवा का गम बहुत बड़ा था। सुल्तान मंजिल के सब मकीनों ने फरवा की हर तरह से दिलजोई की थी। वक्त पर लगा के उड़ रहा था। वहाज और नगीन को तो महरमा की सूरत एक नई ज़िंदगी मिल गई थी। यूसुफ सुल्तान के अंदेशे भी कम हो गए थे। नगीन को खुश देख के वो भी खुश हो गए थे, क्योंकि उन्होंने वहाज को माफ़ नहीं किया था, लेकिन अपनी बेटी की खुशी में खुश थे। और फिर 4 माह बाद न जाने ऐसा क्या हो गया था कि नगीन तलाक का दाग सर पे सजा के अपना सब कुछ लुटा के बाप के दर पे आन पड़ी थी। यूसुफ सुल्तान ये सदमा बर्दाश्त नहीं कर सके थे। उनको हार्ट अटैक हुआ था, लेकिन वो बच गए थे। नगीन को इस हादसे के बाद चुप सी लग गई थी, ना हंसती ना बोलती थी। कहीं कहीं घंटे चुपचाप पड़ी रहती। कोई 1000 दफ़ा भाई और भाभीयों ने तलाक की वजह पूछी थी, लेकिन उनकी चुप नहीं टूटी थी। महरमा को हसीना बेगम ने अपनी आगोश में ले लिया था। वो उनको मामा कहती थी। उसी तरह 8 साल गुजर गए। उसी वक्त में अल्लाह ने हसीना बेगम को हाले सुल्तान से नवाजा था, लेकिन उनकी मोहब्बत महरमा से कम होने की बजाय और बढ़ गई थी। यही हाल फरवा का भी था। उन्होंने भी महरमा को बिल्कुल सफ़ीर जैसा प्यार दिया था। उनको जितनी नफ़रत नगीन से थी, उससे कहीं ज़्यादा मोहब्बत महर से थी। इन 8 सालों में भी नगीन की चुप का रोज़ा ना टूटा था। अलबत्ता वो हाले को अपनी गोद में लेके घंटों उससे बातें करती थी। इसी तरह एक दिन हाले को सख्त बुखार हो गया तो हसीना बेगम के हाथ पैर फूलने लगे थे, क्योंकि महराज घर पे नहीं थे और शम्स और यूसुफ साहब हज पे गए हुए थे। भाभी की हालत देखते हुए नगीन ने हाले को उठाया और ड्राइवर को गाड़ी निकालने का कहा। हसीना हैरत से उनकी कार्रवाई देख रही थी। उन 8 सालों में नगीन एक बार भी घर से बाहर नहीं निकली थी। खैर, अपनी हैरत को झटकती वो भी उनके साथ अस्पताल की जानिब चल दी। हाले का चेकअप हो गया था और अब 2 साल हाले पुप्पो की गोद में थी। गाड़ी थोड़ी ही दूर गई थी कि बुरी तरह ट्रैफिक में फंस चुकी थी। करीब आधे घंटे वहाँ फंसे रहने के बाद कि अचानक हाले की नज़र सड़क के पार बिल्ली के बच्चों पे पड़ी थी। सफ़ेद और भूरे प्यारे से बिल्ली के बच्चे, और अब उसने उस तरफ इशारा करके रोना शुरू कर दिया था। हाले बहुत ज़िद्दी थी, वो कभी भी इस तरह चुप ना होती। ट्रैफिक जाम था, इसलिए हसीना बेगम ने ड्राइवर से एक बिल्ली का बच्चा उठा के लाने को कहा था, लेकिन नगीन ने अचानक से कह दिया कि वो खुद जाके ले आएगी अपनी हाले के लिए। पहले तो हसीना बेगम ने रोकना चाहा, लेकिन फिर कुछ सोचते हुए चुपचाप उन्हें जाने दिया। ये शायद उनकी ज़िंदगी की सबसे बड़ी गलती थी। नगीन ने हाले को हसीना बेगम को थमाया और सड़क के उस तरफ चली गई थी। एक प्यारे और सबसे छोटे बच्चे को लेके वो जो ही मुड़ी थी, उसी वक्त ट्रैफिक चल पड़ी थी।
वो गाड़ी की खिड़की से झांकती मुस्कुराती हुई हाले को देख के खुद भी मुस्कुराती हुई गाड़ी की जानिब आ रही थी कि अचानक एक तेज़ रफ्तार कार आई थी और उनको कुचलती हुई चली गई थी। हसीना बेगम चंद लम्हे फटी फटी आंखों से मंजर देखती रही। ड्राइवर तब तक नीचे उतर के भागते हुए हादसे की जगह पर पहुंच चुका था। वो शायद एम्बुलेंस को कॉल कर रहा था। उन्होंने वहां से उठने की कोशिश की, लेकिन उनका जिस्म हिलने से इनकारी था। फिर कामते हाथों से उन्होंने गाड़ी का दरवाज़ा खोला था और अंधाधुंध भागते हुए नगीन तक पहुंची थी। लोगों के रश को चीरते हुए वो अब उनके पास पहुँच चुकी थी। घुटनों के बल उनके करीब बैठ के वो अब नगीन से कुछ कह रही थी। अब वो उनका चेहरा अपने घुटनों पर रख के उनको उठाने की कोशिश कर रही थी। उनकी आंखों से आंसू गिर रहे थे। वो रो रही थी, बेतहाशा रो रही थी। भाभी, नगीन सुल्तान की टूटी फूटी आवाज़ सुनाई दी थी। जी भाभी की जान, मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगी, तुम उठो, हिम्मत करो। इतने में एम्बुलेंस की आवाज़ भी करीब आने लगी थी। एम्बुलेंस कब आई, नगीन को कब उसमें डाला गया, हाले कहाँ थी, ड्राइवर उनसे क्या कह रहा था, उनको कुछ पता नहीं था। उनको कुछ समझ नहीं आ रहा था। वो रो रही थी और बस रो रही थी। आप सब पूछते थे ना कि उसने मुझे क्यों तलाक दी। वो बहुत तकलीफ़ से बोल पा रही थी। जैसे ही वो एम्बुलेंस में आके बैठी थी, उनको नगीन सुल्तान की टूटी फूटी आवाज़ हवासों में लाई थी। नगीन मेरा बच्चा, तुम चुप रहो, बस मुझे कुछ नहीं सुनना, तुम ठीक हो जाओगी। भाभी, उसने कहा कि वो तोड़ तोड़ के लफ्ज़ अदा कर रही थी। अब वो बिला इरादा अपना चेहरा नगीन के पास ले आई थी। भाभी, आज प्लीज़ मुझे बोलने दें। वो तकलीफ़ और बेबसी से लफ्ज़ों को तोड़ तोड़ के अदा कर रही थी। अच्छा, मैं सुन रही हूँ मेरा बच्चा, मैं सब सुनूंगी, उसने कहा कि। और अगले 2 मिनट नगीन सुल्तान मुसलसल बोली थी और हसीना को अपने चंद लम्हे कबल बोले गए अल्फाज पे जी भर के पछतावा हुआ था। मैं तुम्हें सुनूंगी। नगीन सांस लेने को रुकी थी। नगीन सुल्तान ने गोया हसीना की रूह निकाल दी थी। वो अल्फाज नहीं थे, कूड़े थे जो हसीना बेगम को लगे थे। नगीन चुप हो जाओ खुदा के लिए, हसीना बदिक्कत बोल पाई थी, लेकिन नगीन नहीं सुन रही थी। वो बस बोल रही थी। इतने में वो अस्पताल पहुंच चुके थे। हसीना का दिल चाहता कि वो नगीन के मुंह पे हाथ रख के उसको चुप करवा दे, लेकिन उन्हें अपने हाथ बेजान महसूस हुए थे। मैं क्या बताती भाभी, नगीन अब भी बोल रही थी, बल्कि वो बोल नहीं रही थी। एक पिघला हुआ शीशा था जो वो आज अपनी भाभी के कानों में अंडेल रही थी। और फिर वो चुप हो गई थी। नगीन सुल्तान चुप हो चुकी थी, शायद हमेशा के लिए। 6 साल उन्होंने इस पल का इंतज़ार किया था कि नगीन उनको कुछ बता दे, लेकिन बेसुध। आज उनकी ख्वाहिश पूरी हुई थी, लेकिन क्या उन्होंने ये चाहा था कि उन्हें ये सब इस तरह पता चले। नगीन सुल्तान की आंखें बंद हो चुकी थी। आखिरी अल्फाज जो उन्होंने कहा था वो था, मेरी बेटी। कोई अब नगीन को स्ट्रेचर पे लिटा रहा था, कोई उनको दिलासा दे रहा था, कोई उनसे उनके घर के किसी मर्द का नंबर पूछ रहा था कि, लेकिन उनको कोई आवाज़ सुनाई नहीं देती थी। उनको उन लोगों के बस होंठ हिलते महसूस हो रहे थे। एक आवाज़ थी जो अभी कानों में गूंज रही थी। हादसे की जगह से कुछ मर्द और औरतें उनके साथ अस्पताल तक आए थे, अकेली औरतें समझकर। भाभी, उसने कहा कि, और बस इस आवाज़ के बाद कोई आवाज़ ना आती थी। नगीन के सिवा और कुछ सुनाई नहीं देता था। लोग उनको तसल्ली दे रहे थे कि उनकी अजीज़ नन ठीक हो जाएंगी, लेकिन हसीना को न जाने क्यों ये लगा था कि आज के बाद वो नगीन की आवाज़ नहीं सुन पाएगी। जाते जाते, तुम मुझे ये किस राज से आशिकार कर गई हो, उन्होंने ख़ुद को कहते सुना था। हसीना वजदान नहीं जानती थी कि यह राज नहीं, चाबक है, और अगले कई साल उनको ये चाबक खाना होगा चुपचाप। नगीन को अस्पताल लाया जा चुका था, लेकिन डॉक्टर ने उनको देखते ही कह दिया था, वी आर सॉरी, शी इज़ नो मोर। अगर आप थोड़ी देर पहले आ जाते तो शायद कुछ हो सकता। जो 2 औरतें उनके साथ थी वो अब हसीना बेगम को संभाल रही थी। मिराज सुल्तान को ड्राइवर ने कॉल कर दी थी। कौन कौन आया, नगीन और उनको कब घर लाया गया, उनको कुछ याद नहीं था। महरमा कहाँ है, हाले क्यों रो रही है, उनको कुछ पता नहीं था। वो ज़हनी तौर पे अब भी उस सरसी एम्बुलेंस में नगीन सुल्तान को बोलते हुए सुन रही थी। नगीन को गए 10 रोज़ हो चुके थे। यूसुफ सुल्तान आज वापस आए थे। बेटी के गम ने उनको तोड़ के रख दिया था। उनको दौरे पड़ने लगे थे। नशावर दवाइयों के ज़ेर असर जब तक रहते तब तक नॉर्मल रहते थे, लेकिन जैसे ही होश में आते, नगीन मेरी बेटी, मेरी बच्ची चिल्लाते रहते। हर आने जाने वाले से पूछते, क्या तुमने मेरी बेटी को देखा, मेरी नगीन को देखा है, कोई उसे ला दो, कोई मेरी बच्ची को ला दो। खाना पीना तर्क कर दिया था। जब भी कोई कहता क्या समझाता कि नगीन नहीं रही, तो ज़यानी अंदाज में चीखने लगते।
तुम सब झूठे हो, वो कैसे मर सकती? मैंने उसकी लाश नहीं देखी, मैंने उसे दफनाया नहीं है, वो नहीं मर सकती। तुम सब के सब उस वहाज के साथ मिले हुए, उसी ने मेरी बेटी को मुझसे दूर किया। अल्लाह गारत करे उसको, अल्लाह बर्बाद करे उसको, मेरी बच्ची को खा गया, अल्लाह उसको चैन न नसीब करे, अल्लाह उस पर ज़मीन तंग कर दे। उसी तरह चीखते चिल्लाते बेहोश हो जाते। मिराज और शम्स सुल्तान भी गम से चूर थे, लेकिन उनको बहादुर बनना था, उनको हौसला रखना था। वो रो नहीं सकते थे, न बाबा की तरह बद्दुआएं दे सकते थे। वो इस गम को अंदर ही अंदर सहने पे मजबूर थे। सफ़ीर और महर भी इस हादसे के बाद सहम से गए थे। वक्त का काम है गुजरना, और वो गुजर जाता है। किसी के ज़ख्म भरे या उधड़े वक्त किसी के लिए नहीं रुकता। यूसुफ सुल्तान अब बेहतर हो रहे थे, और वजह थी हाले सुल्तान। वो हूबहू नगीन थी। यूसुफ सुल्तान घंटों उसमें अपनी नगीन को देखते, और अब तो यह हालत थी कि उसको देखे बगैर वो खाना तक न खाते। हाले उनका मरहम थी। वहीं महर को वो नज़र उठा के भी ना देखते, जहाँ वो दिख जाती चुपचाप वहाँ से चले जाते। वो बोलती तो हाँ या ना में जवाब देते। उनकी हालत के पेश नज़र किसी ने भी उनसे इस बारे में बात नहीं की कि महर की परवरिश का ज़िम्मा मुकम्मल तौर पे हसीना और मिराज ने ले लिया था, और उसको अपनी बेटी की तरह पाला था। हाल तुमने हाले से कॉल करके पूछा है वो कब आ रही है? नाश्ते के दौरान यूसुफ सुल्तान ने मिराज साहब से पूछा था। जी बाबा, पूछ लिया था, वो शाम तक आ जाएगी, उन्होंने जवाब दिया था। नहीं, उससे कहो यूनिवर्सिटी जाने से पहले मुझसे मिल के जाए। लेकिन वो नहीं आ सकती बाबा, उसने कहा था कि मेरे मामलात में दखल मत दिया करो फरवा। उनकी बात पूरी होने से पहले बाबा की नरम मगर दो टोक आवाज़ सुनाई दी थी। मिराज, तुम सफ़ीर को कॉल करके पूछो कब तक होगा उसका काम मुकम्मल, और उसको ये भी कह दो वीकेंड पे घर चक्कर लगाए। बात हुई थी मेरी बाबा, अगले महीने तक हो जाएगा सब कुछ। दरअसल लीगल मामलात में कुछ वक्त तो लग ही जाता है, और वो परसों आ रहा है। इतने में मिराज साहब का फ़ोन बजा था, और वो माजरत करते उठ गए थे। मिराज सुल्तान हाईकोर्ट जज थे, जबकि शम्स सुल्तान ने अपने बाबा के कारोबार को आगे बढ़ाते हुए लेदर इंपोर्ट एक्सपोर्ट के कारोबार में अपनी किस्मत आजमाई थी, जो कि उनके लिए बहुत अच्छा साबित हुआ था। अब वो शहर के मशहूर कारोबारी शख्सियत थे, और बाबा उनके काम से बहुत खुश थे। सफ़ीर सुल्तान ने भी पढ़ाई मुकम्मल करके बाबा के साथ बिजनेस ज्वाइन कर लिया था। उसने 4 साल कबल इस्लामाबाद में अपनी कंपनी की एक और ब्रांच खोली थी, जिसकी वजह से वो इस्लामाबाद होता था और हर 15 दिन या महीने बाद घर आता था। और यूसुफ सुल्तान को सफ़ीर की एक यही बात पसंद नहीं थी। नगीन की मौत के बाद बाबा ने बहुत मुश्किल से खुद को संभाला था। वो काफ़ी हद तक चिड़चिड़े हो चुके थे, लेकिन हाले और सफ़ीर उनको बहुत अच्छी तरह डील कर लेते थे। वो जब तक हाले को ना देखते उनका दिन नहीं शुरू होता था। और अब उन्होंने सफ़ीर को इस्लामाबाद छोड़ के कराची शिफ्ट का हुक्म दिया था, जिसको मानने का सफ़ीर पाबंद था। वो खुद भी घर से दूर रह के थक चुका था, इसलिए अपने एक दोस्त के साथ शराकत करते हुए इस्लामाबाद वाली ब्रांच उसके हवाले करके आजकल कराची आने को पर तोल रहा था। मदद के कमरे में बैठी हाले अपने मोबाइल पर स्क्रॉलिंग कर रही थी, जब उसको मिराज सुल्तान की कॉल मौसूल हुई थी। उसने हैरत से मोबाइल को देखा और कॉल अटेंड की थी। खैरियत है जज साहब, 1 घंटे में 2 कॉल्स, क्या गुजारा नहीं हो रहा बेटी के बगैर? या फिर कोई मुजरिम नहीं मिला आपकी आज की तारीख में सज़ा सुनाने को? कॉल अटेंड करते उनको कुछ बोलने का मौका दिए बगैर वो शोखी से बोली थी, आपकी इत्तला के लिए अर्ज़ है कि जज साहब को आपकी कोई याद नहीं आ रही, और ना ही शहर में मुजरिमों का कहर पड़ा है, बल्कि आपके दादा साहब का हुक्म है कि आप यूं ही जाने से पहले उनसे मिल के जाएंगी। और हाले का जवाब सुने बगैर कॉल काट दी थी। लेकिन बाबा मेरी बात तो सुन। हेलो हेलो बाबा, शिट यार, कॉल क्यों काट दी? मुझे अस्पताल जाना था पहले, और अब ये नया हुक्म। उसने कॉल लॉग खोली और हारून शाहिद का नंबर डायल करने लगी, साथ ही कुछ बड़बड़ा रही थी। हेलो, हारून की नींद में डूबी हुई आवाज़ सुनाई दी थी। मदद के घर पहुंचो 10 मिनट के अंदर, हाले ने हुक्म सादिर किया था। फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन, ये तुम्हारे ड्राइवर का नहीं, हारून शाहिद का नंबर है, MNA के बेटे हारून शाहिद का। बात आई दिमाग में या नहीं? जल के बोला था, जबकि फुर्ती से अपने बिस्तर से उठ के बाथरूम की तरफ जा रहा था। तो ये तय था कि हारून शाहिद हाले सुल्तान को मना नहीं कर सकता। एंड फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन हारून शाहिद साहब, मेरी गाड़ी रात अस्पताल से तुम्हारे गार्ड्स लेके गए हैं, वो भी तुम्हारे कहने पे। और अगर मैं रॉयल ब्लू शर्ट पहन के आना, वही जो मैंने दी थी, अच्छी लगती है तुम पे। उसको बोलने का मौका दिए बगैर हाले अपनी बात करके कॉल काट चुकी थी। अगले की बात सुने बगैर कॉल काटना शायद उन बाप बेटी का पसंदीदा काम था, जिसके दूसरी तरफ हारून कलसता रह गया था और जल के बुड़बड़ाया था। वो रॉयल ब्लू नहीं, नेवी ब्लू है। हारून हाले के मामू
शाहिद हुसैन का बेटा था, हाले का ओवर पोजेसिव बेस्ट फ्रेंड। वो उसके करीब किसी भी इंसान को बर्दाश्त नहीं करता था, यहाँ तक कि उसने हाले से कह रखा था कि हाले से शादी भी वहीं करेगा, जिस पे हाले ने उसको भगा भगा के मारा था। वो कहता था कि अगर सारी दुनिया भी उसको छोड़ दे तो हारून शायद वो वाहिद बंदा होगा जो हाले के साथ खड़ा रहेगा। उसकी और हाले की उम्र में 3 साल का फ़र्क था, लेकिन हाले उसको बराबर ख्वार करवाती थी। हारून की माँ ने मराद सुल्तान और हसीना बेगम से हारून की ख्वाहिश पे उसके और हाले के रिश्ते की बात कर रखी थी, जिसके जवाब में उन्होंने हाले की पढ़ाई ख़त्म होने तक का वक्त मांग रखा था। अलबत्ता उन्होंने कहीं और रिश्ता न करने की यकीन दहानी ज़रूर करवा दी थी। हाले और हारून इस बात से वाकिफ़ थे, लेकिन उन दोनों के दरमियान ऐसी कोई बात फ़िलहाल नहीं हुई थी। 15 मिनट बाद जब हाले गेट से बाहर निकली तो उसको हारून गाड़ी के साथ टेक लगाए खड़ा नजर आया था। उसकी आंखें अब भी सुर्ख थी, शायद उसकी नींद पूरी नहीं हुई थी। उसने वही ब्लू शर्ट पहन रखी थी और उसके नीचे नीली जीन्स। वो बहुत हैंडसम था, 5 फुट 9 इंच कद, हल्का सांवला रंग, कसरती बदन और सुरमई आंखों वाला हारून शायद काफ़ी अच्छा दिखता था। उसका हुलिया लापरवाह सा था, जबकि हाले ने उसके बरक स्याह लंबी कमीज़ के साथ स्याही पजामा पहन रखा था और गुलाबी दुपट्टा कंधे पे झूल रहा था। हल्का मेकअप, खुले हुए बाल, उसका हुलिया कहीं से भी लापरवाह नहीं था। हाले का रंग गोरा था, बेतहाशा गोरा, बड़ी बड़ी स्याह आंखें, नाक कटावदार होंठ और कमर से थोड़ा ऊपर तक आते सीधे भूरे बाल। वो हसीन थी, बेतहाशा हसीन, बिल्कुल नगीन की तरह। वो हूबहू सुल्तान की कॉपी थी। पहली बार देखने वाले उसको नगीन ही की बेटी समझते थे। हारून गुस्से से उसको घूर रहा था। हाले ने करीब पहुंच के उसके पेट पे ज़ोर से मुक्का मारा था। वो बुलबुला के रह गया था। ये क्या किया जालिम, वो चिल्लाया था। रात मुझ पे गुस्सा करने और अभी लेट आने का इनाम है, हाले सुकून से बोली थी। देख लूँगा मैं तुम्हें हाले। हाँ तो देखो, किसने मना किया है। वो जलता भुनता गाड़ी में आके बैठ रहा था और 20 मिनट बाद हाले के साथ उसके घर में दाखिल हुआ था। हाले जल्दी से दादा के कमरे की तरफ बढ़ गई थी। यूसुफ साहब उसे देख के जैसे खिल उठे थे। दादा की जान आ गई मेरी बेटी, उनका लहजा मोहब्बत से चूर था। दादा ये क्या ब्लैकमेलिंग स्टार्ट कर दी है अपने, पता है किस तरह भागी भागी पहुंची हूँ मैं, वो खफा खफा सी बोली थी, जबकि उसके इस तरह खफा होने पे भी दादा जान खुल के मुस्कुरा दिए थे। मेरा बच्चा, दादा ने अपने बाजू बाँ किए थे। नगीन भी बिल्कुल उसी तरह खफा होती थी। हाले के साथ बात करते हुए उनकी हर दूसरी बात नगीन पे ख़त्म होती थी। वो हल्का सा मुस्कुराते हुए उनके सीने से लगी थी। फिर थोड़ी देर तक वो दोनों बातें करते रहे थे। इसके बाद हाले हारून के साथ यूनिवर्सिटी के लिए रवाना हो चुकी थी। 2 बजे वो वहाँ से फारिग होने के बाद हारून उसको पिक करने आ गया था। तुम क्यों आ गए, मेरी कार भिजवा देते, सीट बेल्ट लगाती, हाले ने उससे पूछा था। अगर तुम्हें लगता है उस गुंडे के पास मैं तुम्हें अकेले जाने देता तो तुम गलत हो कज़न साहिबा, वो तपाने वाली मुस्कुराहट के साथ बोला था। क्यों, तुम मेरे भाई हो या बाप? दोनों नहीं, अलबत्ता मुस्तकबिल का शौहर ज़रूर हो सकता हूँ, वो सुकून से बोला था। दिल के बहलाने को गालिब ख्याल अच्छा है, वो तंज करते हुए बोली थी। इतने में हाले को मदद की कॉल आ गई थी तो हारून चुप हो गया था। जानता था अब ये कॉल अस्पताल पहुंचने के बाद ही बंद होगी। अस्पताल पहुंच के हाले ने कॉल डिस्कनेक्ट की थी और गाड़ी से उतर गई थी। आईसीयू के बाहर वो दरवाजे के बीच में खड़ा हो चुका था। अब क्या है, हाले बुरी तरह झुंझलाई थी। हाले, ये पहली और आखिरी बार है, आज के बाद मैं तुम्हें यहाँ ना देखूं। आज यहाँ से वापस जाते हुए तुम ये भूल जाओगी कि कल रात तुम किसी जख्मी को अस्पताल लेके आई थी, या तुम्हारा उससे कोई भी वास्ता है, वो जिंदा है या मर गया, इस बात से तुम्हारा कोई ताल्लुक नहीं होगा। तुम ये बात भूल जाओगी कि कल की रात तुम्हारी ज़िंदगी में आई भी थी। समझ में आ गया? कुछ देर पहले वाली शोखी अब मफकूद थी। वो आंखों में गहरी संजीदगी लिए हाले को देख रहा था। हाँ यार, समझ आ गया है, मुझे अब जान छोड़ भी दो। एक काम क्या कर दिया, दिमाग ख़राब कर दिया है, भला मेरा उससे क्या वास्ता होगा। वो जब अंदर दाखिल हुई, डॉक्टर उसका चेकअप कर रहे थे। उसको देखते ही तंजिया मुस्कुराते हुए कहने लगे, वेलकम मैडम वेलकम। रात आप अपने शौहर को इस हालत में छोड़ के चली गई। ये बेचारे सुबह से आपका पूछ रहे थे, अपनी तरफ से वो अपना बदला ले चुके थे। अब इन बेचारे का भी क्या कसूर था। हारून ने उनको पैसों के नाम पे एक धेला भी नहीं दिया था, उल्टा उनको डरा धमका के एक ऐसे इंसान का इलाज करवाया था जो कि सीधा सीधा पुलिस केस था। डॉक्टर साहब आप जा सकते हैं, हारून चबा चबा के बोला था। डॉक्टर खसियानी सी हंसी हंसता वहाँ से जा चुका था। हाले ने हारून को एक नज़र देखा था, वो उसका इशारा समझ चुका था। 5 मिनट हैं तुम्हारे पास, जो बात करनी है कर लो, वो बाआवाज़ बुलंद कहता वहाँ से जा चुका था। इस सारे वक्त में उमर हयात ने बस हाले सुल्तान को ही देखा था, बगैर पलक झपके।
अस्पताल के बेड क्राउन से टेक लगाए बैठा नौजवान 27 या 28 वर्ष का था। उसकी आंखें स्याती, ज़हीन चमकती हुई, कसरती जिस्म, माथे पे बिखरे स्याह बाल, चेहरे पे संजीदगी। वो काफ़ी दराज कद भी था। मुख्तसर ये कि वो ऐसे मर्दों में से था जिन्हें एक बार देख लो तो बार बार देखने का दिल करे। वजह उसके चेहरे के खदोखाल नहीं थी, वजह एक बेख्तियार सी कशिश थी जो उसे देखते ही अपनी जानिब खींचती थी। हाले अब उसके करीब आ चुकी थी और पास रखी कुर्सी पे बैठ चुकी थी। उमर हयात सांस रोक के उसको अपने करीब बैठा देख रहा था। वो अपनी कैफियत समझने से कासिर था। तुम कैसे हो? हालांकि नरम आवाज़ उसको वापस अपने हवास में लाई थी। वो हनूज हाले को देखता जा रहा था। मैं कुछ पूछ रही हूँ तुमसे, अब की हाले ज़रा बुलंद आवाज़ में बोली थी। अब बिल्कुल ठीक हूँ, वो नरमी से बोला था। उसकी आवाज़ बहुत प्यारी थी, संजीदा, ठहरा हुआ लहजा। वो इतना आराम से बोलता था कि उसके लफ्ज़ गिने जा सके। खैर मुकम्मल ठीक तो अब भी नहीं हो, आराम की ज़रूरत है तुम्हें। वैसे तुम्हें किसने गोली मारी थी? हाले ने पूछा था। आपकी मदद का शुक्रिया, उसने बात पलट दी थी। कोई बात नहीं, खैर अब ज़रा अपने लड़ाई झगड़े छोड़ दो, मरते मरते बच्चे हो तुम। अपनी फैमिली का सोचो ज़रा, क्या मिलेगा इस गुंडागर्दी से? वो समझाने वाले लहजे में बोली थी। एक गोली मेरे पेट को छू के गुजरी थी और एक गोली मेरे बाजू में लगी थी। मैं मरता नहीं, दोनों ज़ख्म गहरे नहीं थे और मेरी कोई फैमिली नहीं है। वो नॉर्मल लहजे में बोलते, गोया हाले के इल्म में इजाफा कर गया था। हाले के तो सर पे लगी, तलवों पे बुझी थी। मतलब मैं पागल हूँ जो तुम्हें इतनी मुश्किल से यहाँ लेके आई, इलाज करवाया, पूरी रात तुम्हारे लिए परेशान रही, डॉक्टर की इतनी मिन्नतें की, अपने दोस्त को परेशानी में डाला, पूरे 2 किलो खून निकाल लिया इन डॉक्टर्स ने मेरा, और तुम कह रहे हो तुम कौन सा मर जाते? हाले जब बोलने पे आई तो गुस्से से बोलती ही चली गई। आपको मेरी वजह से जहमत हुई, इसके लिए माफ़ी चाहता हूँ, वो सुकून से बोला तो हाले ज़रा ठंडी हुई थी। खैर अब तुम जो मर्ज़ी करो, मैं तुम्हें आखिरी बार देखने आई थी और अब मैं चलती हूँ। तुम्हारे सब बिल्स पे हो चुके हैं, अपना ख्याल रखना, अल्लाह हाफिज़। कल रात आप डर क्यों गई थी? उसने जैसे हजरत में एक बेतुका सवाल किया था। शायद वो उसे मज़ीद रोकना चाहता था। कोई भी नॉर्मल इंसान किसी को आधी रात के वक्त सड़क के बीच खून में लथपथ देख कर डरेगा ही। हाले के बाहर जाते कदम उसकी आवाज़ पे थमे थे। मैं डरी नहीं थी, उसने मुड़े बगैर जवाब दिया था। तो फिर आपने जाने की कोशिश क्यों की थी? उसने एक और सवाल किया था। मैं दरअसल किसी को तकलीफ़ में नहीं देख सकती, मुझे बहुत बुरा लगता है, मुझे उसकी तकलीफ़ फील होती है, बस इसलिए। क्या आप कल फिर आएंगे मुझे देखने? वो जल्दी जल्दी सवाल कर रहा था। उसने पूरी तरह घूम के मुकाबिल को घूर के देखा था। क्यों, तुम मेरे खाला के बेटे लगते हो जो रोज़ रोज़ पहुंच जाओ मिलने। इतनी मुश्किल से तो आज आई हूँ, लाड साहब के नखरे तो देखो। आखिरी फिक्रा ज़ेरे लब अदा किया था। वैसे एक बात बताओ, तुम इतने कमज़ोर दिखते तो नहीं हो कि अस्पताल ना जा पाते या किसी को कॉल करने की हिम्मत खुद में नहीं पाते, तो फिर क्यों थे वहाँ? और अभी तुमने कहा कि गोली तुम्हें छू कर गुजरी थी, तुम मरते नहीं, तो फिर मुझसे ये क्यों कहा था मैं जीना चाहता हूँ? हाले ने तजस्सुस के मारे पूछा था। मैंने कहा था मैं मरता नहीं, मतलब मेरी सांसें चलती रहती, लेकिन मैं जी नहीं पाता अगर आप चली जाती। वो बहुत नॉर्मल लहजे में बोला था। उसके लहजे में कुछ भी ऐसा नहीं था कि गौर किया जाए। इन दोनों बातों में भला क्या फ़र्क हुआ? हाले हैरान थी। हम जब अगली बार मिलेंगे तब बताऊंगा, वो उसको देखते हुए बोला था। नहीं, हम नहीं मिलेंगे, उसे गलत लगता था। उमर ने कुछ कहने को मुंह खोला ही था कि हारून अंदर दाखिल हुआ। उसे आते देख हाले ने आखिरी नज़र उमर को देखा था। उसकी स्याह आंखों के नीचे हल्के पड़ गए थे, होंठ पटरी ज़दा हो लग रहे थे, शायद उसका काफ़ी खून बह गया था। हाले को बेख्तियार उस पर तरस आया था, लेकिन फिर बगैर कुछ कहे वो हारून के साथ दरवाज़ा पार कर गई थी। उमर उसको जाते देखता रहा। उसे वो शख्स इस वक्त बहुत बुरा लगा था। इतने में डॉक्टर दोबारा अंदर आ चुके थे। जी तो उमर साहब, अब आप काफ़ी बेहतर हैं, तो बिल्स के बारे में बात कर लें। कंजूस डॉक्टर। जी ज़रूर, बिल्स के साथ साथ पिछले हफ्ते लाई जाने वाली माहम फ़िरोज़ की भी बात कर लेते हैं, जिनका नौज़ायदा बच्चा आपने अपनी भांजी अनम रहमान को देख के उनकी मरी हुई बच्ची फ़िरोज़ साहब को ये कह के थमा दी कि उनका बच्चा माँ के पेट में ही मर गया था, वो भी अस्पताल आने के 2 घंटे पहले। क्या कहते हैं? फिर करूं फ़िरोज़ साहब को फ़ोन और उनसे कहूं कि आपकी भांजी की बेटे का DNA टेस्ट करवाएं। वो ऐसे बात कर रहा था जैसे डॉक्टर को किसी फिल्म की कहानी सुना रहा हो। डॉक्टर के कांटों तो लहू में बदन नहीं, वो सुन से अपनी जगह जम चुके थे। आप ये सब कैसे जानते हैं? डॉक्टर मारे शौक के बस इतना ही कह सके थे।
मुझे सब पता होता है, उमर हयात मुस्कुराते हुए बोला था। मुस्कुराते हुए उसके गाल में गढ़ा बनता था। खैर, मेरी डिस्चार्ज फाइल तैयार करो, मैं 10 मिनट में निकल रहा हूँ। लेकिन आपकी कंडीशन इस काबिल। डॉक्टर की बात पूरी होने से पहले उमर ने उनको एक घूरी से नवाजा था। मैं करता हूँ डॉक्टर, जल्दी से बोले थे। फिर रुक के ज़रा झिझकते हुए पूछने लगे, आप किसी से कुछ कहेंगे तो नहीं? क्या मैं पिछले 5 मिनट से कुछ बोला हूँ? मैं तो बस यहाँ खामोश लेटा हूँ। डॉक्टर हैरत और परेशानी से उसको देखे बगैर बाहर चले गए थे। ये कैसा आदमी था? बिल लेगा मुझसे, मेरे बाप की शुगर मिल्स लगी है ना? उमर हयात बुड़बड़ाया था। हारून पिछले 10 मिनट से हाले से अपनी इज्जत अफजाई करवा रहा था। अल्लाह अल्लाह हारून, तुम ये कैसे कर सकते हो? तुर्किश ड्रामों का असर था कि अब वो हर बात पे अल्लाह अल्लाह कहने लगी थी। तुमने मेरी इज्जत 2 कौड़ी की कर दी। अगर तुमने बिल नहीं दिया था तो मुझे बता देते, मैं पे करती। लेकिन कम अज़ कम मुझे इस तरह जलील तो ना करवाते। उफ, वो डॉक्टर कैसे देख रहा था? मुझे तो लगा था कि अभी 2 रुपए का सिक्का निकाल के मेरे हाथ पे रख के खैरात देगा। बस भी कर दो हाले, अब ऐसा भी कोई गज़ब नहीं हुआ है। वो आदमी मुझे जहर लगा था तो क्यों देता उसका बिल? और वैसे भी उस डॉक्टर को धमकाया तो था मैंने, लेकिन तुम्हें पता नहीं कैसे खबर हो गई यार। और हद है यार, एक 3rd पर्सन की वजह से तुम मुझसे लड़ रही हो। वो दुख से बोला था। बात 3rd पर्सन की नहीं है, बात कमिटमेंट की है। जब तुमने कमिटमेंट कर ली तो तोड़ी क्यों? बात मेरी इज्जत की है, बात हम दोनों के बीच कायम भरोसे की है हारून। तुमने झूठ बोला है मुझसे और अब मैं तुम पे भरोसा नहीं करूँगी। मैंने मुश्किल में तुम्हें कॉल की, मतलब तुम्हें कुछ समझा, तभी तो बुलाया ना। और तुमने क्या किया? मेरे साथ मेरी बेइज्जती करवा दी। वो गुस्से में नहीं थी, ना तंज कर रही थी, वो बस हारून को बता रही थी, हाले तुम एक अनजान शख्स की वजह से मुझसे लड़ रही हो। मैं तुम्हारा बेस्ट फ्रेंड हूँ हाले, हम बचपन से साथ हैं। और वो लड़का जिससे मिले अभी तुम्हें 1 दिन भी नहीं हुआ, तुम उसकी वजह से मुझ पे भरोसा करना छोड़ रही हो। तुम उस शख्स को मुझ पे तरजीह दे रही हो। हाउ कुड यू? वो गुस्से और गम की मिली जुली कैफियत में बोल रहा था। नहीं हारून, मैं तुम पे भरोसा करना तुम्हारी पे जोर दिया था, वजह से छोड़ रही हूँ। 1 दिन या 1 घंटा अहमियत नहीं रखता, कमिटमेंट अहमियत रखती है। और अब उस आदमी को इस बात के बीच में मत लाना। अब उस बारे में तब बात करना जब तुम्हें मेरा पॉइंट ऑफ व्यू समझ आ जाए। वो सपाट लहजे में बोली थी। हाले लेकिन तुम, हारून मुझे घर छोड़ दो, वो उसकी बात काटते हुए बोली थी। एक इशारा था कि वो मज़ीद इस बारे में कोई बात नहीं करना चाहती। हारून लब भिंच के खामोश हो चुका था, जानता था अब ज़मीन यहाँ की वहाँ हो जाए, हाले इस बारे में बात नहीं करेगी। उस अजनबी के लिए हारून शाहिद की नापसंदीदगी का ग्राफ थोड़ा और ऊपर जा चुका था। बाकी रास्ता खामोशी से कट रहा था। घर पहुँचते ही हाले उसकी तरफ देखे और उसके को अंदर चलने का कहे बगैर अंदर चली गई थी। ऐसा पहली बार हुआ था। वो दोनों जितने भी नाराज़ हों, हाले उसको अंदर आने का ज़रूर कहती थी। अब हारून को वाकई फ़िक्र लाहक हो चुकी थी, क्योंकि हाले कभी भी बात का बतंगड़ नहीं बनाती थी। वो उसी बात पे खफा होती थी जो खफा होने के काबिल भी हो। अब उसको अपनी गलती का अंदाज़ा हो रहा था कि वो अपनी शिद्दत पसंदी की वजह से हाले को नाराज़ कर बैठा है। उसने हथेली का मुक्का बना के स्टीयरिंग पे मारा था और गाड़ी का रुख अस्पताल की जानिब मोड़ दिया। चीज़ें वहीं से ठीक होनी थी जहाँ से ख़राब हुई थी। घर में दाखिल होते ही वो सीधी किचन में गई थी, जहाँ महरमा उसको कॉफ़ी बनाती दिखाई दी थी। वो दबे कदमों अंदर दाखिल हुई थी और पीछे से जाके महर को गले लगा लिया था। उसे लगा था महर चौंक जाएगी। उसकी तवक्को के बरक्स महर सुकून से खड़ी रही थी। उसे ज़रा हैरत नहीं हुई थी। उसने मुस्कुराते हुए हाले को अपने सामने खड़ा किया था, जो कि मुँह बसोरे खड़ी थी। आपको हमेशा कैसे पता चल जाता है मेरे आने का? तुम्हारी कदमों की चाप से, महर नरमी से मुस्कुरा के बोली थी। महर माँ की रंगत साफ थी, स्याह आंखें जिनके पपोटे कुदरती तौर पे सूजे हुए मालूम होते थे, खड़ी नाक, बाल कमर से नीचे तक आते थे। उनका असली रंग स्याह था, लेकिन हाले की फरमाइश पे उनको भूरा डाई करवा रखा था। वो कद में हाले से 4 इंच बड़ी थी। दुबली पतली सी महर माँ ज़्यादा खूबसूरत नहीं थी, लेकिन पुरकशिश थी। उसने साइकोलॉजी में मास्टर्स कर रखा था और अपने सब्जेक्ट में गोल्ड मेडलिस्ट थी। 2 साल एक निजी इदारे में जॉब करने के बाद उसने वो जॉब छोड़ भी दी थी। कदमों की चाप, लेकिन वो तो सबकी एक जैसी होती है, नहीं तो? जिस तरह लोगों के रंग, कद, बाल, शक्ल एक जैसी नहीं होती, उसी तरह उनके कदमों की चाप भी एक जैसी नहीं होती, वो भी मुख्तलिफ होती है। हर किसी के कदमों की चाप उसकी शख्सियत के मुताबिक होती है। वो अपनी उसी नरम सी मुस्कुराहट के साथ बता रही थी जो उसका खासा थी। अच्छा तो ये बात है, चले फिर बताइए मामा की चाप कैसी है? बावकार, महर झट से बोली थी। हारून की?
उसकी चाप ऐसी है जैसे किसी बंदे के पीछे पुलिस लगी हो। साथ हंसी थी सफ़ीर की। वो सवाल पे सवाल कर रही थी, दिल रोक देने वाली। बेइख्तियार उसके मुंह से फिसला था। क्या क्या दिल रोक देने वाली? वो भला कैसे? उसका अंदाज तफ्शीशी था। मेरा मतलब था कि जब भी आता है इतने गुस्से या अजलत में आता है कि बंदे का दिल ही रुक जाए कि अब क्या गुनाह हो गया हमसे। उसने बात संभाली थी। अच्छा यही बात है ना? वो गोया अब भी शक में थी। लो और भला क्या बात होगी? महर हल्के पुल्के लहजे में बोली थी। खैर मुझे खाना दे दे, भूख लगी है। हाले ने गोया इस बात पे मट्टी डाल दी थी। हाँ तुम चलो मैं आती हूँ, महर ने कहा था। खाना खा के मामा के कमरे में जा चुकी थी। अब वो उनकी गोद में सर रख के लेटी थी। बाल देखो कितने रूखे हो गए हैं, उन्होंने टोका था। आप ही के बालों से तो अच्छे हैं, वो माँ को चिढ़ाने को बोली थी। जानती थी हसीना बेगम महर के बारे में एक लफ्ज़ नहीं सुनेंगी। मामा के कपड़े निकालती महर उसकी चालाकी समझ चुकी थी, तभी अपने काम में मगन रही और मुड़ के देखने की जहमत नहीं की थी। परे हटो, मेरी बच्ची के खिलाफ एक लफ्ज़ नहीं सुनूंगी। उन्होंने हाले की कमर पे धमोका जड़ा था। उफ जालिम हसीना, ये क्या कर दिया? वो उनकी गोद से उठते हुए मस्कीन शक्ल बना के बोली थी। कपड़े निकालती महर भी उसकी अदाकारी पे हंस दी थी। माँ को नाम से बुलाती है, रुक ज़रा। हसीना बेगम ने जूते की तलाश में नज़रें दौड़ाई थी और जल्द ही कामयाब हो चुकी थी। उनका इरादा समझती हाले छपाक से कमरे से बाहर भाग चुकी थी और हसीना बेगम का फ्लाइंग चप्पल कमरे के अंदर आते हसन सुल्तान के सीने पे आके लगा था। वो बेचारा बौखला ही तो गया था। यार अम्मा, आपके फ़िज़ाई हमले कब ख़त्म होंगे? वो मुँह बना के बोला था। अरे मेरा बच्चा, मुझे क्या पता कि तुम अचानक से आ जाओगे। मैं तो उस हाले कमबख्त को मार रही थी। वो उसको पिचकारते हुए बोली थी और अपने बाजू बाह कर दिए थे। आजा मेरा बेटा। अम्मा बुरी बात है, कमबख्त नहीं कहते किसी को। वो उनके गले का हार बनते हुए बोला था। हाले और हसन महर के बरक्स माँ को ज़्यादातर अम्मा बुलाते थे। चल आया बड़ा मुझे सिखाने वाला, वो खफकी से बोली थी। उसको हनूज अपने सीने से लगा रखा था। हाले और महर अब तक उसको जूता पड़ने पे हंस रही थी। ओए हसन गुलाम, वो उसका नाम बिगाड़ के सुल्तान को गुलाम कहती थी। किधर आवारागर्दी कर रहे थे तुम कल से? मैं 2 बार घर आई हूँ लेकिन तुम नहीं थे। पहली बात ये कि मेरा नाम हसन सुल्तान है और दूसरी बात मैं लड़का हूँ और तुम लड़की। तुम्हें बताने का पाबंद नहीं हूँ। अलबत्ता तुम मुझे ये बताओ कि तुम मदद के घर मेरी इजाज़त के बगैर कैसे रुकी? वो उसको तपाते हुए बोला था। तुम्हें तो मैं अभी बताती हूँ। वो जारहाना तेवर लिए उसकी जानिब बढ़ी थी। इससे पहले कि जंग अजीम सोम शुरू होती, महर ने बीच बचाव कराते हुए हाले की तवज्जो उसकी आज रात के फंक्शन पे पहनने वाले सूट की जानिब दिलवाई थी। हाले ये देखो, इसके बॉर्डर का काम उधर रहा है। अभी से वो फिक्रमंदी से बोली थी। हाले इस वक्त हसन पे मट्टी डाल के अपने जोड़े की जानिब मतवज्जो हो चुकी थी। अल्लाह अल्लाह, ये क्या हो गया? अब मैं क्या करूँगी? आपने इसको उस वक्त क्यों नहीं चेक किया था? मैं छोड़ूंगी नहीं उस दुकान वाले को। वो सख्त गुस्से में आ चुकी थी। हसन कोई मैसेज देखते हुए कमरे से जा चुका था। हाले कोई बात नहीं, तुम कोई दूसरा सूट पहन लेना, महर ने बड़े आराम से हल बताया था। ना तो बीबी, तुमने अपनी आंखें उधार दे रखी थी, किसी को खुद देख लेती। अम्मा यार मैं गम में हूँ, वो रोहानसी से बोली थी। कोई गम में नहीं, ना शुक्री हो तुम, वो बुड़बुड़ाई थी। आप ही थीम वेडिंग है ये, सब लड़कियां शॉकिंग पिंक पहन रही हैं, मेरे पास बस यही सूट था इस कलर का। वो सर पकड़े बैठ चुकी थी। हसीना बेगम हाले को अपने हाल पे छोड़ के किचन की तरफ चली गई थी कि रात का खाना तैयार करवाना था। लेकिन हाले ये तो मरजंडा पिंक है, वो हैरत से बोली थी। दरअसल हाले को रंगों के सही नाम नहीं आते थे। हाँ आप मेरी तसही करवाएं, मसला ना हल कीजिएगा। वो पैर पटकती वहाँ से निकल गई थी। पीछे महरमा गहरी सांस भर के रह गई थी। एक तो रात नींद नहीं पूरी हुई थी, दूसरी हारून से नाराज़गी और तीसरा उसका जोड़ा ख़राब हो चुका था। आज का दिन ही ख़राब था। तो जनाब ये थी इसकी आज की पहली एपिसोड और अगर आप लोगों का मुझे अच्छा रिस्पांस मिला तो मैं आप लोगों को इसकी सेकंड एपिसोड भी आज दे दूँगी। लेकिन मुझे पता है नहीं मिलेगा आप लोगों का अच्छा रिस्पांस, इतने आप लोग अच्छे नहीं हो। आप लोग 1 घंटे का नॉवल देखकर देखते ही नहीं हो। और दूसरी बात ये फेसबुक पर भी अपलोड करूँगी तो इसीलिए फिर मुझे इतना ही ड्यूरेशन रखना पड़ेगा, क्योंकि फ़ेसबुक पर ज़्यादा लेंथी वीडियोस पता नहीं क्यों अपलोड नहीं हो रही हैं। कैसे कर लेते हैं यार ये लोग अपलोड, मुझे तो इसकी समझ नहीं आ रही। लेकिन खैर देखते हैं क्या होता है। तो अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं इसकी दूसरी एपिसोड में। अल्लाह हाफिज़।